यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री को। और केमिस्ट्री में एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है आपका एंथैल्पी का, राइट। सो आज के जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो सारे एंथैल्पी के ऊपर बेस्ड होंगे, है ना। और अगर मैं सिलेबस वाइज बात करूँ तो सिलेबस में आपका ये यूनिट नंबर 16 है, जहाँ पर आपसे पदार्थ की अवस्थाएं एवं ऊष्मागतिकी के बारे में पूछा जाता है। सो ये टॉपिक आपका ऊष्मागतिकी से रिलेटेड है, थर्मोडाइनमिक्स से यहाँ पर रिलेटेड है। और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एमपीटेट ग्रेड 1 का जो अभी मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए, क्योंकि ये टॉपिक केमिस्ट्री का थोड़ा सा टफ टॉपिक भी माना जाता है ना। और कई तरीके से अलग अलग पैटर्न पर क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो 5 से 6 पैटर्न होते हैं क्वेश्चन पूछने के। तो वही सारे क्वेश्चंस प्लस कुछ प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। सो सेशन को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट लग रही है, क्योंकि ए टू जेड सारे ही फॉर्मूला एंथैल्पी के आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वो सारे फॉर्मूला का एक नोट्स जरूर से आप बना लीजिएगा, ठीक है। और कोर्सेज की बात की जाए तो कंप्लीट कोर्स आप सभी के लिए अवेलेबल है, उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर है, देन स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन को, ठीक है। कंटिन्यू करें, एक बार से चेक कर लीजिए फॉलो के, ठीक है। चलिए, बढ़ते हैं हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिएगा, आंसर करिएगा। फॉर एन आइडियल गैस अंडर गोइंग आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन द एंथैल्पी चेंज डेल एच इज इक्वल टू, यानी कि एक आदर्श के समीकरण की बात हो रही है, ठीक है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। उसमें क्या होगा, समतापीय उत्क्रमणीय प्रसार हमने लिया है। एक आइसोथर्मल की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स कि उसमें टेम्परेचर कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। तो यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एंथैल्पी परिवर्तन जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा, या डिपेंड्स ऑन प्रेशर होगा। अब हमने एंथैल्पी की 3 चीजें यहाँ पर देखी है, ठीक है। जो डेल एच इज ग्रेटर देन जीरो भी होता है, लेस देन जीरो भी होता है, इक्वल टू जीरो भी होता है। बट कब कौन सी सिचुएशन में क्या वैल्यू रखनी है, ये आज हम लोग यहाँ पर समझने वाले। तो चलिए इसको एक बार बेसिक से समझ लेते हैं, है ना, क्योंकि आपका एक बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। और अगर यही क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करके दिया जाए तो कैसे आंसर किया जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है आपके समझने के लिए। इसके बाद का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपसे न्यूमेरिकल जो है एग्जाम में पूछा गया था, अभी लेटेस्ट जो आपका मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, कंटिन्यू करें यहाँ से। देखो पूछा क्या गया, समतापी उत्क्रमणीय प्रसार में एंथैल्पी परिवर्तन, यानी कि हमको क्या करनी है, डेल एच की वैल्यू निकालनी है। सो डेल एच किसके बराबर होता है, अगर आप इसका फॉर्मूला देखोगे, डेल यू प्लस किसके बराबर होता है ना। याद अगर आपको कुछ आ रहा हो तो डेल यू प्लस पीवी के बराबर होता है। मतलब अगर आप परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो डेल एच इज इक्वल टू डेल यू, बेसिकली डेल एच आपका एंथैल्पी हो गया, यू आपका जो है एनर्जी यहाँ पर हो गया। कभी कभी इसको ई से भी लिखा जाता है, तो डेल ई भी आप लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लस पी वी के बराबर होता है, पी प्रेशर, वी वॉल्यूम हो जाएगा, क्योंकि आइसोथर्मल भी है ना। तो इस केस में आपका जो टेम्परेचर है कांस्टेंट यहाँ पर है। अब आपको पता है कि जब भी आपसे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बात की जाएगी और एक आदर्श गैस समीकरण के लिए बात की जाएगी, हमेशा ध्यान रखना आइडियल गैस इक्वेशन के लिए जो हमारा एनर्जी का जो डिफरेंस होता है, यानी कि U2 माइनस U1 जो होगा वो ऑलवेज किसके बराबर होगा, ऑलवेज जीरो के बराबर होगा, ठीक है। पहली कंडीशन तो ये आप लिखो, है ना। क्या लिखोगे कि आइडियल गैस आदर्श गैस समीकरण के लिए डेल यू इज इक्वल टू जीरो, मतलब ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा, एनर्जी में जो चेंज होगा वो जीरो के बराबर होगा। और अगर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बोल रहा है, आइसोथर्मल दैट मीन्स कि टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट है। एक रूम टेम्परेचर दे दिया 300 केल्विन, है ना, या 25 डिग्री सेल्सियस, कोई भी चीज दे दी, दैट मीन्स वो कांस्टेंट है ना। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं डेल टी, तो डेल टी कितने के बराबर, डेल टी बेसिकली तापमान में परिवर्तन, टेम्परेचर में परिवर्तन, ये किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। देखो एक क्वेश्चन में आप बेसिक सीख लोगे तो आगे आने वाले 2 से 3 क्वेश्चन आप इजीली बना पाओगे। सो डेल एच, एक बेसिक फॉर्मूला तो आपने ये पढ़ा था, एच फाइनल माइनस एच इनिशियल होता है। और अगर यही चीज आपसे एनर्जी के टर्म्स में पूछ ले तो आप क्या कहोगे, डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस पीवी, यानी कि डेल पीवी हम लोग लिख सकते हैं। सो डेल एच की वैल्यू निकालनी है, ये जीरो हो जाएगा आदर्श गैस इक्वेशन के लिए। अब इसको टेम्परेचर में कन्वर्ट करना है, आपको आइडियल गैस इक्वेशन पता है, पीवी किसके बराबर होता है, एनआरटी के बराबर होता है। और अगर मैं डेल पीवी लिखूंगी मतलब परिवर्तन होना, डेल का मतलब क्या होता है, चेंजेस होना, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो एन भी कांस्टेंट होगा, आर भी
एक वैल्यू यहाँ पर होगी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की, तो जो भी परिवर्तन होगा वो किसके अंदर होगा, टेम्परेचर के अंदर होगा। तो यहाँ से मेरी डेल एच क्या बन गई, देखो एन आर कॉन्स्टेंट है, डेल टी यहाँ पर बचा हुआ है। ठीक है, अब आप देखो कि हमने देखा है कि समतापी प्रकरण में डेल टी जो होगा, टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो क्या है, हमारा कांस्टेंट है। तो उस केस में डेल एच की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी। तो अगर कोई पूछे कि आदर्श गैस में समतापी उत्क्रमणीय प्रसार में जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा वो कितने के बराबर होगा, ये आप एक डेफिनेशन या शॉर्ट नोट्स होता है ना, इस लाइन को आप शॉर्ट नोट्स में भी लिख सकते हो कि एंथैल्पी परिवर्तन जीरो के बराबर होगा जब आइडियल गैस होगी और समतापी आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन यहाँ पर होगा, तो डेल एच हमारा जीरो के बराबर होगा। ठीक है, इतना काफी है। आगे आने वाले क्वेश्चन से आपको और ऐसे शॉर्ट नोट्स बनते जाएंगे, है ना। इन चीजों को लिखना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में आप ऐसा पूरा सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने तो कुछ चीजों के शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। जैसे कि ये न्यूमेरिकल अभी एमपीटेट ग्रेड 1 का जो लास्ट एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, एक आदर्श गैस के 2 मोल, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं, यानी कि एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2। अब इसमें बोला है कि 300 केल्विन पर, टेम्परेचर हमको दे रखा है 300 केल्विन, फिक्स वैल्यू है। इस पर 1 लीटर से 10 लीटर तक समतापीय और उत्क्रमणीय रूप से फैलता है। अब हमको जो आयतन वॉल्यूम दे रखा है 1 लीटर, और जब चेंज हुआ तो कितना हो गया, 10 लीटर, 1 लीटर से 10 लीटर तक समतापी यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस होगी। जैसे ही इसने बोला आइसोथर्मल, मेरे को क्लिक कर गया डेल टी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और उत्क्रमणीय रूप से फैल रहा है ना, रिवर्सिबल प्रोसेस यहाँ पर हो रही है इसके अंदर। इस प्रक्रिया के लिए किलो जूल में एंथैल्पी निकालिए। ठीक है, पहले फॉर्मूला से कर लेते हैं। डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल पीवी के बराबर होगी, डेल एच की वैल्यू निकालनी है। अब हमको पता है कि जो एनर्जी डिफरेंस होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस भी दे रखी है, आइडियल गैस भी यहाँ पर दे रखा है ना, आइडियल गैस आदर्श गैस के लिए, तो आदर्श गैस के लिए डेल यू भी जीरो होता है, ये हमारी कुछ बेसिक थ्योरी है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमने डेल यू को क्या कर लिया, जीरो के बराबर कर लिया। अब वही वापस से एन आर डेल टी हो जाएगा, बट इसने तो कह ही दिया है कि हम तो आइसोथर्मल की बात कर रहे हैं, तो उसमें आपका ये भी जीरो के बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स की ये जो पूरा क्वेश्चन है आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। हालांकि इसमें इतनी सारी नंबर में वैल्यू भी दे रखी है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने आपका टाइम खराब करने के लिए इस क्वेश्चन को दिया है। जब इसमें आदर्श गैस दिखा तो यहीं से हो गया डेल यू इज इक्वल टू जीरो, है ना। फिक्स इसने दे रखा है, आइसोथर्मल दे रखा है, दैट मीन्स टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो भी जीरो हो जाएगा। तो उस केस में अगेन आपका जो एंथैल्पी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। ये क्लियर है, यहाँ तक मुझे एक बार क्लियर करो कि यस, यहाँ तक आपके सारे डाउट, कोई डाउट नहीं है, कोई भी चीज आपको कंफ्यूजन में नहीं है, क्योंकि इसके आगे ना थोड़ा सा एडवांस पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये तो अभी क्वेश्चन एग्जाम में था तो हम लोग सेफर साइड निकल गए कि आंसर जो होगा वो मेरा जीरो होगा। बट क्या हो अगर इसके आगे मुझसे 2 क्वेश्चन और पूछ ले, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, वो ये भी तो पूछ सकता है कि कार्य की वैल्यू निकालो, वो ये भी तो पूछ सकता है कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऐसे कुछ और घुमाकर भी पूछ सकता है। तो एक बार फिर से क्वेश्चन के पास चलते हैं, उसी से पूछते हैं। एंथैल्पी परिवर्तन जीरो हो गया, अगर ये मुझसे कार्य पूछ लेता तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू माइनस एन आर टी, यानी कि वही पीवी इन V2 बाय V1 के बराबर होगा। बस इसमें अगर आप वैल्यू रखोगे ना तो आपका कार्य का आंसर आ जाएगा। जैसे एन की वैल्यू 2 मोल ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में दे रखी है, आर की वैल्यू हमारी क्या होती है, अगर नॉर्मल जूल में देखोगे तो 8.314 यहाँ पर होती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हमको टेम्परेचर दे रखा है 300, ये भी हमको केल्विन में ही चाहिए। इन V2 बाई V1, V2 कितना है 10 और पहले वाला V1 कितना है 1। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका कार्य का आंसर निकल कर आ जाएगा माइनस में, क्योंकि यहाँ पर क्या है, माइनस है। ठीक है, तो ये कार्य की आपकी वैल्यू निकल कर आ गई। ठीक है, क्लियर है सारी चीजें, तो आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो कुछ एक आंसर आपका यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, डन, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, क्लियर है यहाँ तक। चलिए, अगर पूछता है तो आप इसको निकाल सकते हो, अभी पूछा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अच्छा, इसमें कुछ फॉर्मूलाज भी है, एक बार चाहे तो अपन रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मुझसे पूछा है डेल एच, जो सबसे पहले जब अपन ने एंथैल्पी पढ़ा था कि बेसिकली ये किसी भी अभिक्रिया की एनर्जी के बारे में, उसकी ऊर्जा के बारे में हमें बताता है, हीट के बारे में, ऊष्मा के बारे में बताता है। एंथैल्पी की कोई नॉर्मल आपसे पूछ ले कि यार ये एंथैल्पी वाला टॉपिक क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि एंथैल्पी कुछ नहीं, बेसिकली कोई भी चीज अगर हो रही है तो उसमें ऊष्मा की जो जानकारी है, हीट का जो ट्रांसफर है, वो मुझे एंथैल्पी से पता चलता है।
ठीक है। तो इसका जो डेल एच है ना, कोई भी अभिक्रिया हो गई, कोई भी बेसिक वैल्यू हो गई, उसकी आप एंथैल्पी निकाल सकते हो। देखो इसका एक फॉर्मूला क्या हो गया, एच फाइनल माइनस एच इनिशियल हो गया। एच फाइनल माइनस एच इनिशियल मतलब फाइनल, जैसे कोई भी अभिक्रिया यहाँ पर हुई है, उसका जो भी उत्पाद होगा, उसका जो भी प्रोडक्ट होगा, माइनस उसका जो भी रिएक्टेंट होगा, उससे अगर अपन उसको माइनस कर ले तो एंथैल्पी का डिफरेंस आ जाएगा। इस टॉपिक से भी अभी हमारे पास एक न्यूमेरिकल है जो इसी पेपर में पूछा गया है। बेसिकली केमिस्ट्री के एक पेपर में 100 क्वेश्चन आपसे पूछा गया, 100 में से 6 से 7 क्वेश्चन इसी एंथैल्पी से जुड़े हुए, किसी में कार्य निकालना है, किसी में बेसिक है कि बताओ उष्मा शेपी है, उष्मा शोषी है ना, ऐसे क्वेश्चन वो सारे आज के क्लास में भी रखे गए हैं। कुछ एक क्वेश्चन फिर वो उसकी जो कोटि होती है उससे रिलेटेड पूछे गए थे, तो सब अभिक्रिया वाले ही क्वेश्चन थे। ठीक है। सो एक फॉर्मूला तो हमारा क्या हो गया, एच फाइनल माइनस एच इनिशियल, यानी कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट हो गया, उत्पाद माइनस अभिकारक यहाँ पर हो गया। जितने भी उत्पाद होंगे और जितने भी अभिकारक होंगे उनको आप क्या करोगे, इस फॉर्म में अरेंज कर दोगे। ठीक है। इस पर अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको पूरी वैल्यू क्लियर हो जाएगी, बड़ी बड़ी इक्वेशन का न्यूमेरिकल भी करना है। एक और फॉर्मूला, जैसे कि हमको जो है एंथैल्पी निकालनी है, एक फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है, Q डिवाइड बाय मोल्स। यदि आपको डायरेक्टली उष्मा की वैल्यू दे रखी है, हीट एनर्जी आपको दे रखी है 100 जूल, 112 जूल, तो वो रखकर डिवाइड बाय जितने नंबर ऑफ मोल्स दे रखे वहां से भी आप डेल एच की वैल्यू निकाल सकते हो। सो दिस इज फर्स्ट एंड बेसिक फॉर्मूला, दिस इज ऑल्सो बेसिक फॉर्मूला। बट क्या हो, यदि मुझे Q की वैल्यू नहीं दे रखी हो और विशिष्ट उष्मा दे रखी हो, जैसे पानी की विशिष्ट उष्मा हमको पता है कितनी होती है, 418 वाली। ठीक है। तो मान लो अगर विशिष्ट उष्मा से अगर अपन को निकालना है और उस पदार्थ का द्रव्यमान दे रखा है जिसकी हीट एनर्जी पूछ रखी है, एंथैल्पी पूछ रखी है, तो आप इसको फिर Q को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, mc del t डिवाइड बाय मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। हमने Q की वैल्यू क्या रख दी, mc del t रख दी, मास दे रखा है। ठीक है। विशिष्ट स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट उष्मा, अगर पानी के लिए पूछा है तो पानी की विशिष्ट उष्मा, और डेल टी मतलब टेम्परेचर में चेंज। ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूला हो गए यहाँ से आपके क्लियर। अगला जो फॉर्मूला है जो अभी आपने रखा था, डेल एच इज इक्वल टू डेल ई, है ना, या डेल यू आप कह सकते हो, बेसिकली एनर्जी में परिवर्तन, प्लस डेल पीवी के बराबर हो जाएगा। ठीक है। जहां पर एच आपकी क्या हो जाएगी, एंथैल्पी, ई एनर्जी हो जाएगी, पी प्रेशर हो जाएगा, वी वॉल्यूम यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। इस डेरिवेशन को हम लोग सेशन के लास्ट में डिस्कस करेंगे, ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि इससे अभी तक न्यूमेरिकल पेपर में नहीं पूछा गया, बट एक बार इस फॉर्मूला को भी अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। चलिए, तो दो क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए, एक क्वेश्चन बेसिक था, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। ये वाला क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा गया जिसमें ये बोला गया है, एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया जो होती है, एक एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन होती है, उसमें जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा वो किसके बराबर होगा। मतलब कोई बता सकता है इसमें जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा वो किसके बराबर होगा। बहुत ही सिंपल सी चीज है और समझने का तरीका भी बहुत आसान है। इंग्लिश के वर्ड से क्या बोला है इसने, एक्सो। एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर जाना, एक्स मतलब जिंदगी से बाहर चले जाना। ठीक है। तो यहाँ पर जब भी कोई रिएक्शन होगी तो उसमें क्या होगा, उष्मा रिलीज होगी, है ना। जस्ट लाइक ये कोई भी एक बॉडी है, कोई भी एक पदार्थ हम लोग इसको मान लेते हैं, इससे क्या हो रहा है, उष्मा रिलीज हो रही है, मतलब इसकी एनर्जी खत्म हो रही है। इससे उष्मा रिलीज होने का मतलब क्या होता है कि जब भी दो पदार्थ मिले होंगे एक नया पदार्थ जनरेट हुआ होगा, और जब ये जनरेट हुआ तो इससे उष्मा निकलना स्टार्ट हो गई। ठीक है। दैट मीन्स कि इसने अपनी एनर्जी को खत्म कर दिया है, अपनी एनर्जी को खत्म कर दिया है। तो आप इसको कैसे कह सकते हो, जैसे कि पहले मैं एक फॉर्मूला लिखती हूँ, डेल एच इज इक्वल टू एच फाइनल माइनस एच इनिशियल, अभी आपने पढ़ा। या फिर मैं इसको कहूँ एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट, या फिर इसको एक और लैंग्वेज में लिखना है तो एच उत्पाद माइनस एच अभिकारक, ऐसा कह दे, किसी को कोई दिक्कत। ठीक है। ये वाली चीजें हमारी एंथैल्पी डिफरेंस को बताती है, एंथैल्पी परिवर्तन को बताती है। अब इन भाई साहब के साथ क्या हुआ कि जब इक्वेशन बनी, जब रिएक्शन हुई, तो ये अपनी बहुत सारी उष्मा को अपने जीवन से बाहर निकाल चुके थे। दैट मीन्स कि इसमें एच फाइनल कम पड़ गया होगा, इसकी एनर्जी कम पड़ गई, मतलब एच फाइनल कम होगा और एच इनिशियल इसमें क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यानी कि जो डेल एच होगा उसमें नेगेटिव वाली वैल्यू बड़ी हो गई, मतलब आंसर जो आप आएगा -230 जूल, है ना, इस टाइप का आंसर आएगा माइनस में, मतलब जो डेल एच की वैल्यू होगी वो हमेशा 0 से छोटी होगी। ठीक है। क्यों, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस थी। सेम चीज अगर एंडोथर्मिक के लिए पूछता, जो उष्मा को क्या कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है, तो उस केस में आपका जो डेल एच है वो 0 से बड़ा हो जाता, क्योंकि उसमें एच फाइनल की वैल्यू बड़ी हो जाती।
तो उस केस में आपका डेल एच 0 से बड़ा होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। और अगर बिल्कुल इक्वेशन साम्यावस्था में इक्विलिब्रियम में होती तो उस केस में आपका जो डेल एच है वो 0 के बराबर होता, जो अभी आप आदर्श के समीकरण में आइसोथर्मल पर उसको रखने की कोशिश कर रहे थे। टेम्परेचर में कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, सब कुछ चीजें स्थिर अवस्था में, तो उस केस में आपका डेल एच 0 होता है। ठीक है, तो तीन ही सिचुएशन होती है, इज ग्रेटर देन 0, इज लेस देन 0 और इक्वल टू 0। ठीक है, अभी इसने पूछा था कि एक्सोथर्मिक की बात कर रहे हैं, मतलब उष्मा को रिलीज करना, तो आंसर किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा। एंडो की बात कर रहा है उष्मा उत्पन्न करना, तो ये 0 से बड़ा हो जाएगा डेल एच। और अगर इक्वेशन साम्यावस्था में इक्विलिब्रियम में है या स्थिर अवस्था में है तो उस केस में मेरा डेल एच किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो ये तीन चीजें और इंपॉर्टेंट है, वैसे थ्योरी क्लास में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी शॉर्ट नोट्स में लिखना है तो आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर जा रहे हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल की तरफ जाते हुए, अभी भी बेसिक है बट थोड़ा सा वैल्यू रखने वाला क्वेश्चन है। एक इक्वेशन आपके सामने है, N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू क्या होता है, 2NH3 यहाँ पर होता है। इस केस में आपको क्या करना है, डेल एच और डेल यू के बीच में रिलेशन निकालना है। एज पर दी थ्योरी डेल एच की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला डेल यू होता है, या कभी कभी इसको ई लिख दिया जाता है, तो कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, प्लस डेल पीवी के बराबर होता है। अब आप ट्राई करो क्या बन रहा है इससे। एक जब हमने ये एंथैल्पी वाली क्लास करी थी तो शायद आपको याद आ रहा होगा, उसमें हमने पूछा था कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में जो आप ये एन लिखते हो ये किसको बताता है, बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स को बताता है। तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन हो रही है, क्योंकि अगर मैं इसको इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करूँ तो पीवी को अपन क्या लिख सकते हैं, एन आर डेल्टी यहाँ पर लिख सकते हैं। डेल्टी बेसिकली टेम्परेचर में चेंज है, एन नंबर होगा मोल संख्या, आर अपना यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो गया, तो इसमें तो कोई चेंजेस होंगे नहीं, ये तो फिक्स वैल्यू दिखेगी अपन को। जो भी परिवर्तन होगा वो किस में होगा, टेम्परेचर में होगा। और अगर मैं ऑप्शंस को देखूं तो सब डेल एच इक्वल टू ही दे रखा है, डेल यू भी सब में दे रखा है, बस जो भी गेम है वो अकेले इसी का है, दैट मीन्स मुझे इसको देखना पड़ेगा। और हमेशा ध्यान रखना एन की जो वैल्यू है वो केवल गैसेस के लिए होती है। जैसे आपके पास पानी है, आपके पास बर्फ है और उसकी पानी से बनी हुई भाप है, तो भाप जो है गैस फॉर्म में, तो आप एन की वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ मोल जो निकालते हो हमेशा गैस के निकालते हो, कभी भी सॉलिड के नंबर ऑफ मोल नहीं होंगे इसमें, है ना। जब भी आप इस रिएक्शन की बात करोगे हमेशा गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर देखे जाते हैं। ठीक है, तो देख लो पहले, ये क्लैरिफाई कर लो, क्या ये तीनों गैस फॉर्म में, अगर कोई भी सॉलिड फॉर्म में होता है जस्ट लाइक नाइट्रोजन सॉलिड फॉर्म में, तो फिर हम लोग इसके नंबर ऑफ मोल जो होते हैं उसको कंसीडर नहीं करते। ठीक है, बस इतना ही क्लियर करना था, बस अब इसके आगे अपन बढ़ सकते हैं। कहाँ से शुरू करें, सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल निकालने पड़ेंगे, क्योंकि ऑप्शन में 2 माइनस 2 प्लस 4 दिख रहा है। तो अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले जाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स वैसे ही जैसे एंथैल्पी निकालते हो वैसे ही निकलते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का ये तरीका होता है कि n उत्पाद के जो भी मोल हैं उसमें से n अभिकारक के जो भी मोल हैं आप उसको क्या कर ले, माइनस कर ले, जितने भी होंगे सबको, इसीलिए हमने आगे क्या लगा दिया, समीशन लगा दिया। उत्पाद के नंबर ऑफ मोल कितने, दो उत्पाद के मोल यहाँ पर है, माइनस अभिकारक के कितने हैं, एक तो ये 3 है और एक कितना है, नाइट्रोजन का है, तो ये 2 माइनस 4 कितने के बराबर हो जाएगा, -2 के बराबर, यानी कि n की वैल्यू आपने निकाल ली -2। एक बार देख लो ये चीज समझ में आ गई। जैसे एंथैल्पी में करते हो ना, H फाइनल माइनस H इनिशियल, H प्रोडक्ट माइनस H रिएक्टेंट, वैसे ही आप इसमें भी कर सकते हो। ठीक है, जो भी नंबर ऑफ मोल्स है आप उसकी टोटल काउंटिंग कर लो, बट इट मस्ट बी इन गैस फॉर्म। ठीक है, 2, और इधर कितना यहीं से दिख रहा है, आपको इसे लिखने की जरूरत नहीं थी जो भी हमने यहाँ पर लिखा, इसमें दिख रहा है ये 2 है, और इधर से कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं, 2 माइनस 4 कितने के बराबर हो जाएगा, -2 के। ये पहली बार था इसलिए समझने के लिए लिख लिया। ठीक है, चलो, सो डेल एच इज इक्वल टू डेल यू एज इट इज रहेगा, ये -2r, और डेल टी है, और अगर नहीं भी दे रखा है तो -2RT के बराबर हो जाएगा। कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर लिखा हुआ है, देख लो इसमें कोई भी डाउट हो तो। डेल एच इज इक्वल टू डेल यू -2RT यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, डन, यहाँ तक कर लोगे इस टाइप का क्वेश्चन। कोई भी डाउट है तो अभी पूछ लो कि हाँ इसमें कोई भी डाउट रह गया है। जस्ट लाइक यही इक्वेशन हमको ऐसा दे रखा होता, 7 दे रखा होता, है ना, या फिर इधर भी ऐसा भी हो सकता था ना कि 3O2 भी हो जाता। ठीक है, ऑक्सीजन भी रिलीज हो रही होती, और इधर मेरे को नाइट्रोजन जो है सॉलिड फॉर्म में दिख रहा होता, तो मैं एन की जो वैल्यू है वो कैसे निकालती, एक बार एन की वैल्यू निकालना सीख जाते हैं।
इधर देखो आप पहले प्रोडक्ट को देखो, 7 है प्लस 3 है, इसको अपन ने जोड़ लिया, माइनस कर लिया, क्योंकि नाइट्रोजन सॉलिड फॉर्म में तो इसको अपन कंसीडर करेंगे ही नहीं, हाइड्रोजन गैस फॉर्म में तो 3 कर लेंगे, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 10 में से 3 गए तो 7, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, मोल्स कितने निकल कर आ गए, इंटीजर में 7 निकल कर आ गए। ठीक है, फॉर्मूला देखना है तो यहाँ पर देख सकते हो, ये केवल गैसेस के लिए होता है, गैसीय उत्पादों के मोल माइनस गैसीय अभिकारकों के मोल, मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट के मोल जो गैस में अवेलेबल है माइनस गैसीय अभिकारक जो है, रिएक्टेंट जो है, उसके मोल आपको यहाँ पर निकालने हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। मेरे को ये लग रहा है कि अभी तक जो 4 क्वेश्चन हुए हैं 3+1 है ना, वो आपके बेसिक हो गए हैं। ठीक है, अब देखो किसी भी तत्व की सबसे स्थिर अवस्था में मानक एंथैल्पी जो होगी वो कैसी होगी, है ना, किसी भी रिएक्शन के लिए हमको एंथैल्पी पूछी हुई है, और अगर वो स्थिर अवस्था में है ना, रिएक्टेंट प्रोडक्ट सब इक्वल होंगे, तो उस केस में कितने के बराबर हो जाएगी, 0 के। एक्सोथर्मिक होगी तो नेगेटिव हो जाएगी, एंडोथर्मिक होगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, स्थिर अवस्था में 0 के बराबर होगी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी अभिक्रिया का डेल एच इज इक्वल टू प्लस 100 किलोजूल प्रति मोल यहाँ पर दे रखा है, तो जो अभिक्रिया होगी वो किस प्रकार की होगी। क्या पूछा गया है इसमें कि अगर आपको क्वेश्चन में इसकी वैल्यू ये दे रखी है, प्लस 100 किलो जूल यहाँ पर दे रखी है, डेल एच इज इक्वल टू प्लस का 100, और ऑप्शंस में देखो तो ये एक्सो और एंडो में कंफ्यूज कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन देखना, एक्सोथर्मिक, एक्स हो गया, जीवन से एनर्जी को बाहर फेंक दिया है, एक्सोथर्मिक है, और एक्सोथर्मिक कभी भी हीट को एब्जॉर्व नहीं करता है। ठीक है, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट को रिलीज करना, इसने क्या बोला है, अवशोषित करना, तो पहला ऑप्शन ही अपने आप में गलत है। एंडोथर्मिक का मतलब होता है अपने पास लाना एनर्जी को, जस्ट लाइक कोई एक मोटिवेशनल स्पीकर को आप सुन रहे हो तो उसकी जितनी भी एनर्जी आपने अपने अंदर डाल ली, दैट मीन्स एंडोथर्मिक उष्मा को एब्जॉर्ब करता है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन ये ठीक है, इसका स्टेटमेंट सही है, बट करेक्ट आंसर है या नहीं हमको नहीं पता। तीसरा एक्सोथर्मिक होता है और हीट को रिलीज करता है, एक्सोथर्मिक है तो वो हीट को रिलीज करेगा, हो सकता है। एंडोथर्मिक होगा और हीट को रिलीज करेगा, नहीं, एंडो वाले क्या करते हैं, उष्मा को अवशोषित करते हैं। जैसे हिंदी में अगर आप देखोगे तो उष्मा शोषी मतलब शोषण करना, शोषण करना मतलब अवशोषित करना, तो डी ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। यानी कि जो भी आंसर होगा वो या तो बी होगा या फिर सी होगा। ऐसे आप ऑप्शन कटिंग मेथड से भी बहुत सारे ऑप्शंस कट कर सकते हो। अब आप देखो कि इसमें डेल एच की जो वैल्यू है वो प्लस का 100 किलो जूल प्रति मोल आ रही है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि डेल एच का जो फॉर्मूला होता है वो एच फाइनल माइनस एच इनिशियल होता है। अब जब हमको पता है कि एच फाइनल बड़ा होगा तभी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इन केस एच आई बड़ा होता, इनिशियल बड़ा होता, तो उस केस में आपका डेल एच नेगेटिव आ जाता। अब हमको यहाँ से तो ये समझ में आ गया कि एच एफ जो है मतलब फाइनल यानी कि प्रोडक्ट जो है वो बड़ा है। प्रोडक्ट बड़ा होने का मतलब क्या है कि उसने बाहर से किसी न किसी को खींचा है ना, बाहर से खींचा है मतलब बाहर की उष्मा को उसने अपने अंदर डाल लिया है, किसी बड़े स्पीकर, किसी बड़े मोटिवेशनल स्पीकर की एनर्जी को खुद को अपने अंदर डाल लिया है, तो उसी केस में उसकी एनर्जी बड़ी होगी, तो उस केस में हम लोग कह सकते हैं एच फाइनल बड़ा है। ठीक है, तो एच फाइनल बड़ा है तो उसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो डेल एच होगा वो 0 से बड़ा हो जाएगा। डेल एच 0 से कब बड़ा होता है, जब ये प्रोसेस एंडोथर्मिक हो और उसने उष्मा को अवशोषित किया हो। दैट मीन्स जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। प्रोसेस कैसी है, एंडोथर्मिक है, और क्या करती है एंडोथर्मिक प्रोसेस, उष्मा को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, अगर सेम चीज मेरे को -100 किलो जूल के लिए पूछी होती तो मेरा आंसर क्या होता, एच इनिशियल इस केस में बड़ा हो जाता तो डेल एच 0 से छोटा हो जाता, उस केस में मेरा आंसर हो जाता एक्सोथर्मिक होगा, और उसने हीट जो है उसको क्या कर दिया होगा, रिलीज कर दिया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है ना। एक बार ये वाला क्वेश्चन देख लो, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। देखो सिर्फ लैंग्वेज का फेर है, अगर आपको ऊष्मा शेपी, ऊष्मा शोषी, है ना, ऐसे वर्ड समझ में आते हैं तो फिर आप ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, 5 आई थिंक क्लियर है, एक बार और 4 को समझ लेते हैं। इसमें बोला है किसी भी तत्व की सबसे स्थिर अवस्था में जो मानक एंथैल्पी होगी डेल एच होगा वो 0 कैसे होगा, क्योंकि प्रोसेस कैसी है, स्थिर अवस्था में है। ठीक है, स्टेबल कंडीशन में, स्टेबल का मतलब होता है नो टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट यहाँ पर होगा, किसी भी चीज में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो उस केस में हम लोग देखते हैं कि जो फाइनल होगा वो ही इनिशियल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ना तो उष्मा रिलीज हुई है ना ही उष्मा एब्जॉर्ब हुई है, तो उस केस में आपका जो है ये दोनों इक्वल इक्वल हो जाएंगे। जस्ट लाइक कि एच फाइनल जो है मेरा 200 जूल आ रहा है, एच इनिशियल भी मैंने 200 जूल ही दिया था, तो डेल एच किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर।
ठीक है, क्लियर है। तो हमने वो कर दिया कि स्थिर अवस्था है मतलब नो चेंजेस, नो चेंजेस मतलब जीरो। पांचवा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब आ जाता है एक बहुत ही बढ़िया शानदार सा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट टाइप माना जाता है कि आपके सामने कोई भी रिएक्शन रख दे और पूछे कि बताइए डेल एच क्या होगा या जो भी वैल्यू इसको पूछना हो। तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दो क्वेश्चन है। पूछा गया द रिएक्शन बिलो टेक प्लेस एट द टेम्परेचर। टेम्परेचर की वैल्यू अपन को 25 डिग्री सेल्सियस दे रखी है। प्रेशर जो दे रखा है 1 एटमोस्फियर प्रेशर दे रखा है। लास्ट में पूछा गया है कि डेल यू की वैल्यू क्या होगी। अब आपके सामने दो रिएक्शन है। C2H5OH दे रखा है प्लस 3O2 यहाँ पर दे रखा है इज इक्वल टू 2CO2 प्लस H2O। मतलब कैसे आप इससे जो है CO2 और H2O बनाते हैं और उस केस में आपकी जो एंथैल्पी होती है वो नेगेटिव होती है। और दूसरी इक्वेशन आपको कुछ ऐसे दे रखी है ना, और इससे भी आप CO2 और H2 बनाओगे, लेकिन इसमें जो एंथैल्पी होगी वो माइनस की 874 यहाँ पर हो जाती है ना, क्योंकि देखो आप नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर चेंज हो रहे हैं, है ना, यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 3 था, यहाँ 2 हो गया, तो डेफिनेटली मोल्स की संख्या बदली है तो आपका जो आंसर है एंथैल्पी है वो भी बदल जाएगी। ठीक है, तो ट्राई करें इस क्वेश्चन को, स्टार्ट करें या फिर पहले एक बेसिक क्वेश्चन करना है। चलो एक बेसिक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद ऐसे तीन क्वेश्चन है वो अपन स्टार्ट कर देंगे। ये बिल्कुल सिंपल सा और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। एक बार इक्वेशन वाला बेसिक कर लेते हैं फिर अपन एडवांस करेंगे। इक्वेशन या क्वेश्चन में हमको दे रखा है 2H2 हाइड्रोजन गैस में है, ऑक्सीजन मेरी गैस में है, और इसको यदि मैं करती हूँ तो 2H2O बनता है जो कि लिक्विड फॉर्म में बनता है। ठीक है, जहां पर 25 डिग्री सेल्सियस पर बात हो रही है, टेम्परेचर की वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस दे रखी है। H2O2 और H2O की मानक स्थितियों की जो एंट्रोपी है, मतलब बैक टू बैक तीनों की एंट्रोपी दे रखी है 130.6, O2 की दे रखी है 205.1, और इसकी दे रखी है 70 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। ठीक है, किलो जूल में नहीं है, सब वैल्यू जूल के अंदर है। तो अभिक्रिया की एंट्रोपी में जो परिवर्तन होगा उसकी गणना अपन को यहाँ पर करनी है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो देखो एंट्रोपी में परिवर्तन निकालना है तो डेल एच किसके बराबर होगा, है ना, समीशन ऑफ एच फाइनल मतलब जो भी प्रोडक्ट होगा माइनस समीशन ऑफ इनिशियल यानी कि जो भी हमारा रिएक्टेंट होगा। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर प्रोडक्ट भी लिख सकते हो, आप यहाँ पर रिएक्टेंट भी लिख सकते हो। हमने अपने समझने के लिए इसको इनिशियल दिया और इसको फाइनल दिया है। इट्स टोटली अप टू यू कि आप इसको कैसे लिखते हो। अब यहाँ पर देखो कि डायरेक्टली एंथैल्पी ही अपन को क्वेश्चन में दे रखी है, तो कोई ऐसी ऊर्जा वगैरह की बात हो नहीं रही है, नंबर ऑफ मोल्स की बात हो नहीं रही है, तो जो भी वैल्यू दे रखी है उसको आप रखते जाओ। ये वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को और कितने मोल दे रखे हैं, 70 इसकी वैल्यू दे रखी है। इसके कितने मोल अवेलेबल है, 2 मोल अवेलेबल है। माइनस इनिशियल में यानी कि रिएक्टेंट कौन कौन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की वैल्यू 130.6, लेकिन इसके भी 2 मोल अवेलेबल है। जब आप ये क्वेश्चन करें तो आप ये देखो कि क्या इक्वेशन जो आपके सामने लिखी गई है वो बैलेंस है क्या, और अगर वो बैलेंस नहीं है तो पहले बैठ के उसको बैलेंस करना। वैसे आइडियली एंथैल्पी में वो करके ही देते हैं क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने डेल एच की वैल्यू निकाल कर दे रखी होती है क्वेश्चन में, तो ऐसे तो वो करके देते हैं, और अगर नहीं करी हुई है तो पहले हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, माइनस एक और बचा हुआ था ना इसमें, ये अभी अपन ने हाइड्रोजन के लिए लिखा। ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी दे रखी है ना, ये दे रखी है अपन को 205 है ना, ये 205.1 यहाँ पर दे रखी है, इंटू 1 आप करोगे तो 1 ही आएगा आंसर। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हो जाएगा 6 दूना 12 और 13 दूना 26 यहाँ पर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 205.1 यहाँ पर हो जाएगा। बस इसको आप 140 में से माइनस कर लो। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, है ना, ऐसे ही करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल ही करेंगे। 13 दूना 26 हो गया, माइनस 205 सिंपल सा हो रहा है 2.1, मतलब ये 1 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 11 में से 5 गए तो 6 आपके बचेंगे, 5 का 5 रह जाएगा, मतलब ये माइनस का 56 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, ये प्लस था ना, इसको प्लस करना पड़ेगा, ये दोनों अंदर वाले ब्रैकेट वाले तो प्लस होंगे। एक मिनट, इसको पहले प्लस करो फिर लास्ट में माइनस कर देना। ये माइनस 2 + 1 3 हो गया, 5 और 1 6 यहाँ पर हो गया, ये 6 हो गया, और 2 और 2 4 यहाँ पर हो गया। ठीक है, एक बार और देख लो, 2 और 1 3, 61 5 66 यहाँ पर हो जाएंगे, और 2 और 2 4 हो जाएंगे। अब माइनस करो। ठीक है, तो 3 का ये 3 ही रहेगा, 6 का 6 रहेगा, 6 में से 4 गए 2 बचेगा, 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा। तो आंसर जो आएगा 326.3 आपका आ जाएगा। तो एंट्रोपी में जो भी परिवर्तन हुआ है -326 का हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। एक बार अपन भी आंसर देख लेते हैं, सही किया है, 326.3 किलो जूल प्रति मोल जो है आपका आंसर निकल कर आ जाएगा।
ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ये अभी सिर्फ इक्वेशन थी, फाइनल माइनस इनिशियल हमने किया है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने मेन क्वेश्चन के ऊपर। एक दो क्वेश्चन है, एक पहला अभी अपन सॉल्व कर लेते हैं कि कैसे इनको सॉल्व किया जाता है एंथैल्पी वाले क्वेश्चन को। C2H5OH दे रखा है लिक्विड फॉर्म में, ये गैस फॉर्म में, ये गैस में है और ये लिक्विड फॉर्म में। टेम्परेचर कितना दे रखा है 25, प्रेशर एक एटमॉस्फेयर का दे रखा है और डेल एच पहले वाले क्वेश्चन के लिए दे रखा है -1368। ठीक है, फॉर्मूला लिखो और स्टार्ट करो इसको सॉल्व करना। देखो अब जो हमारी डेल एच की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होती है, डेल यू प्लस डेल पीवी के बराबर होती है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डेल एच इज इक्वल टू डेल यू, पीवी इज इक्वल टू एन आर डेल टी, यहाँ पर हो जाएगा। अब हमको डेल यू की वैल्यू निकालनी है, डेल एच को उधर लेकर चले जाओ, ठीक है, या इसको इधर लेकर आ जाओ, माइनस एन आर डेल टी के बराबर हो जाएगा। मतलब इस फॉर्मूला में अब हमको क्या करनी पड़ेगी, वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप देखो कि हमारे सामने जो इक्वेशन दे रखी है उसको कैसे सॉल्व किया जाए। पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, दैट मीन्स डेल एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं डेल एन की वैल्यू, जो भी प्रोडक्ट है उसमें से आप रिएक्टेंट को माइनस कर दो। ये गैस में है ना, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, ये लिक्विड है तो इसको हटा दो, ये भी लिक्विड है, एल लिखा हुआ लिक्विड है, ये गैस में है तो ये 2 माइनस 3 मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा, -1 के। सो डेल एन की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, -1 निकल कर आ गई, है ना। डेल एच की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, अब अपन डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। डेल यू एच की वैल्यू -13 दे रखी है, 1368। ठीक है, माइनस एन की वैल्यू क्या हो गई, -1 यहाँ पर हो गई। ओके, उसके बाद क्या दे रखा है, इनटू आप करोगे, आर की वैल्यू वही वाला 8.314, है ना, इसके बराबर हो जाएगी। और डेल टी की जो वैल्यू है ना, डेल टी अपन को कितना दे रखा है, टेम्परेचर की वैल्यू 25 दे रखी है, बट इट मस्ट बी इन केल्विन, तो आप इसमें 273 प्लस कर लो, 298 हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये माइनस का 1368 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 298 ही होगा, 5 3 8 7 दोनों, हाँ 298 इंटू 8.314 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, डेल यू का वैल्यू निकल कर आ जाएगा, वो आप एक बार सेल्फ निकालना। अब देखो 298 है तो लगभग लगभग आप इसको 300 के आसपास मान लेना, उसमें आप 8 का मल्टीप्लाई करके हल्का सा नंबर कम कर देना। ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन में कितनी पास की वैल्यू है। अगर दूर की वैल्यू तो डेफिनेटली 8 का आपको 298 में मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ से आपकी डेल यू की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। इसके बाद हम लोग ये वाला क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं। सेम क्वेश्चन होगा, डेल यू इज इक्वल टू वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, डेल एच वाला, डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस एनआर टी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, एनआर डेल टी यहाँ पर हो जाएगा। डेल यू की वैल्यू निकालनी है, डेल एच माइनस एनआर डेल टी हो जाएगा। अब हम लोग डेल एन की वैल्यू निकालेंगे। इधर आप देखो ये गैस में है, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। इधर से ये लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये हट जाएगा। ये कितना हो गया, 2 उधर जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। मतलब आपकी डेल एन की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 0 निकल कर आ गई। फॉर्मूला के अंदर वैल्यू रखो, डेल यू की वैल्यू निकालनी है, एच की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है -874 किलो जूल। ठीक है, ये किलो जूल में है। माइनस एन की वैल्यू 0 है, मतलब आर और टी की वैल्यू रखने का कोई मतलब नहीं है। डायरेक्टली जो आपका आंसर निकल कर आएगा माइनस का 874 किलो जूल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो कितना सिंपल था। अगर आपको यहीं पर दिख जाता कि ये 2 है और ये 2 है, ये पूरा 0 हो जाता, तो जो डेल यू की वैल्यू थी वही आपकी क्या हो जाती, डेल एच की वैल्यू हो जाती। एक बार से बता दो, इस वाले टॉपिक तक, इस वाले क्वेश्चन तक कोई भी डाउट है क्या? ये मतलब एक टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है कि ऐसे आपको, वैसे ये दो इंडिविजुअल अलग अलग क्वेश्चंस थे, ये प्रैक्टिस के लिए हमने सॉल्व किए थे। इस क्वेश्चन तक कोई डाउट है क्या? पहला हमने वही डेल एन में, दूसरा वाला तो डेल एन की वैल्यू 0 रखते ही हमारा आंसर यही आ गया, 874 ही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, जो आप पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो उसका आंसर ये आएगा कुछ -1365.52 किलो जूल आंसर आएगा, और दूसरे वाले का वही आएगा जो आपका डेल एच का आंसर था। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, इसका मैं आपको तरीका बता देती हूँ कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ इथाइल एल्कोहल फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मतलब मेरे पास कुछ 3 इक्वेशन है। ठीक है, इन 3 इक्वेशन में से मुझे इथाइल एल्कोहल की एंथैल्पी निकालनी है। कौन है इथाइल एल्कोहल, ये है C2H5OH। ठीक है, इसकी क्या करेंगे, एंथैल्पी निकालेंगे। बट एंथैल्पी अब डायरेक्ट तो निकलेगी नहीं, क्योंकि इन सब की एंथैल्पी इसके बराबर है। जब वो आप प्लस माइनस करते हो ना, फाइनल माइनस इनिशियल करते हो, तो ये निकल कर आएगा।
ठीक है, इसका आप करोगे तो ये निकल कर आएगी, इसकी निकालोगे टोटल पूरी इक्वेशन की तो टोटल एंथैल्पी इन्होंने, अब जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया ऊर्जा और एंथैल्पी निकालने वाला, वो तो इन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया है, और इसने बोला है कि अगर ऐसी कोई इक्वेशन बनती है और उसमें से मुझे किसी एक स्पेसिफिक का निकालना हुआ तो मैं कैसे निकालूंगी। ठीक है, तो अब देखो इट्स अ कम्प्लीटली मैथमेटिकल क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपको ये देखना पड़ेगा, आपको ध्यान होगा तो जब भी कोई रासायनिक नॉर्मल समीकरण या इक्वेशन भी आती है मैथ्स की, तो आप अलग अलग विधियां लगाते हो, एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि लगाते हो, बहुत सारी विधियों से आप इक्वेशन में नंबर्स को कट करने की कोशिश करते हो। तो हमको भी यही करना है कि मेरा जो आउटपुट निकल कर आए वो C2H5OH निकल कर आए। कोई भी इनपुट मैं इसमें से देती हूँ 1 2 3, मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, C2H5 आना चाहिए, है ना, मतलब इथाइल एल्कोहल। तभी मेरा क्या निकलेगा, इसका जो है पर्टिकुलर एंथैल्पी निकल कर आएगा। तो देखो इसमें समझने वाली चीज है कि इसको अगर मेरे को अकेला करना है दैट मीन्स मुझे सबको प्लस माइनस करके या कैसे भी करके कट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूं, पहले इसको रिवर्स कर देती हूँ, इस इक्वेशन को मैं रिवर्स कर देती हूँ। जो रिएक्टेंट है उनको प्रोडक्ट बना देते हैं और जो प्रोडक्ट है उनको रिएक्टेंट अपन बना देते हैं। वैसे ज्यादा कोई फर्क नहीं आएगा बट थोड़ा समझने में आसानी होगी। मतलब मैं इस इक्वेशन को लिखूं तो 2CO2 प्लस 3H2O हमने यहाँ पर कर दिया। क्यों किया वो आपको जब पूरा क्वेश्चन हो जाएगा तब समझ में आएगा कि ऐसा क्यों किया। ठीक है, ये क्या है, 3H2O। ठीक है, इसको आप उधर लेकर चले जाओ, C2H5OH यहाँ पर हो जाएगा प्लस 3O2 यहाँ पर हो जाएगा। अब जो एंथैल्पी -1367 थी अब वो प्लस की हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपने पूरी समीकरण को उलट दिया है। जो फाइनल था वो इनिशियल कर दिया और जो इनिशियल था वो आपने क्या कर दिया, फाइनल कर दिया। तो इस कारण इसकी जो एंथैल्पी है वो हो जाएगी प्लस का 1367.8 किलो जूल। तो ये नई इक्वेशन हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब मैं इस इक्वेशन में क्या करूँ, 2 का मल्टीप्लाई कर लूँ। ठीक है, करके देखो क्या होता है, 2C प्लस 2O2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, 3CO2 के बराबर हो जाएगा, 2CO2 के बराबर हो जाएगा। अब पूरी इक्वेशन में क्या किया गया, 2 का मल्टीप्लाई किया गया, तो इसकी एंथैल्पी में भी आप क्या करो, 2 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, वही होता है, आप पूरी रिएक्शन में मल्टीप्लाई करते हो तो दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट आपको जो इधर किया है वो उधर करना पड़ेगा। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे, 5 दूना 10, 3 दूना 6 और 7 यहाँ पर हो जाएगा 787 जो है इसकी एंथैल्पी बन गई। तीसरे वाले में मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ 3 का। ठीक है, 3H2 प्लस 3 तिया 9/2 O2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बराबर में क्या हो जाएगा, 3H2O यहाँ पर हो जाएगा। अब इसमें भी आप क्या करो, 3 का मल्टीप्लाई कर लो, ये मेरी इक्वेशन 5 हो गई, लास्ट वाली मेरी इक्वेशन 6 हो गई। 3 का मल्टीप्लाई करना है, 8 या 24 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 24 तो 26 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 8 या 24 हो गया, हासिल बचा 2, 8 या 24 और 2 26 यहाँ पर हो गया। ठीक है, 2 बचेगा, 3 दूना 6 और 2 8, है ना, 8 कहाँ भूल गए अपन इसमें, एक सेकेंड, इसमें अपन ने मल्टीप्लाई किया है 3 का, 8 या 24 पीछे चला गया, 2 हसील का बचा हुआ है, 3 8 और 24 और 2 26, यस 26 ही आएगा, फिर से 2 बचा हुआ है। ठीक है, 3 दूना 6 और 2 8 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल आपका हो जाएगा 857.4 समथिंग। ठीक है, एक बार इसको करना, 857.4 समथिंग यहाँ पर हो गया। एक बार इक्वेशन देख लो फिर अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने पहली इक्वेशन को रिवर्स करा, दूसरी इक्वेशन में इसको रिवर्स करा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा। ठीक है, और तीसरे वाले में हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 5 या 15 और 2 17 हो गए, 8 या 24 और 1 25 हो गए, 3 दूना 6 और 2 8 यहाँ पर हो गए। तो ये आ गया आपका 857। ठीक है, यहाँ तक डन हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप देखो कि या तो मैं ऐसा कर सकती हूँ कि जो कट रहा है उसको काट लूं, या फिर मैं ऐसा करूँ कि लेफ्ट हैंड साइड वाली जितनी भी चीजें हैं उसको मैं प्लस कर लूं और राइट हैंड साइड वाली जितनी भी चीजें हैं मैं उसको प्लस कर लूं। अब जो जिससे कट रहा होगा उसको अपन काट लेंगे। तो एक बड़ा तरीका तो ये है, और छोटा अगर डायरेक्टली समझ में आता है तो यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगाकर, माइनस के साइन लगाकर आप चीजों को कट कर सकते हो। तो जैसा आपको सही लगे मैथ्स से वैसा आप कर सकते हो। मैं सबको सम कर रही हूँ, 2CO2 हो जाएगा, 3H2O यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अपन को सिर्फ इथाइल अल्कोहल की एंथैल्पी निकालना है। दैट मीन्स मुझे ये जो वर्ड है, ये जो इथाइल अल्कोहल, ये सिंगल चाहिए, तो इसके इधर की जितनी भी वैल्यू है वो मुझे हटानी पड़ेगी, है ना। तो मैं पहले जितनी भी लेफ्ट साइड की चीजें उन सबको सम कर लेती हूँ। 2C प्लस 2O2 प्लस 3H2
प्लस 9/2 O2 हो जाएगा, या फिर इधर की जितनी भी चीजें मैं सबको डायरेक्टली इधर ही लेकर आ जाऊं, -3O2 -2CO2 -3H2O इज इक्वल टू C2H5OH के बराबर हो जाएगा। तो इसकी जो एंथैल्पी होगी वो इन सब के बराबर होगी। अब मैंने क्या किया है ना, मैंने इन तीनों ही इक्वेशन को क्या कर लिया, जोड़ लिया। ठीक है, तीनों ही इक्वेशन को मैंने जोड़ा। तो अब अपन डायरेक्टली इन सबको काटने के, कि देखो CO2 से CO2 कट रहा है, अब अपन ने फॉर्म तो कर ही लिया है, तो अपन डायरेक्टली एंथैल्पी के टर्म्स में बात कर लेते हैं। 1 सेकेंड, ये वैल्यू अभी अपन को चाहिएगी। 1 सेकेंड, क्या लिखा हुआ था अभी यहाँ पर, 137 ही आया था, 136 एक और 1367 आया था। तो अब देखो अपन डायरेक्टली ये भी कर सकते हैं कि हमने जो भी एंथैल्पी यहाँ पर करी थी, है ना, अपन ने क्या करा, तीनों का सम करा, यानी कि 1367 प्लस 67.8 था। इसमें अपन ने इक्वेशन नंबर जो 5 है इसको सम किया, 787 आया था। ठीक है, और लास्ट में क्या आया था, 857.4 मेरा आया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखना ये चीज भी माइनस की है, क्वेश्चन में ही दे रखा है ना, और ये चीज भी माइनस की है, तो अपन इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये भी माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया। तो अब आप देखो कि क्या बच रहा है हमारे पास, इधर बच रहा है 1367.8 को ऐसे ही रहने देते हैं, इन दोनों को आप सम कर लो। 8 और 7 कितने हो जाएंगे, ये 15 हो जाएंगे, है ना, और 8 और 9 और 5 कितने हो जाएंगे, ये 14 हो जाएंगे, और 8 और 8 कितने हो गए, 16 हो गए। मतलब इथाइल अल्कोहल की जो एंथैल्पी आएगी वो माइनस में आएगी। ठीक है, क्योंकि 1645 में से अपन को घटाना है। ये कुछ ऐसा आंसर आएगा, 14 में से 8 गए 6, और 14 में से 7 गए तो 7 बचेगा, 5 में से 3 गए तो 2 यहाँ पर बचेगा। ठीक है ना, कुछ इसी टाइप का आंसर निकल कर आएगा, 5 में से 3 गए तो 2, और 1 में से 1 गया तो 0, ऐसे ही कुछ आंसर आ रहा है। एक बार और देख लेते हैं इसको करके। ये हमारा 1645 आना चाहिए था, 1645.4, है ना, इन दोनों को सम करने पर 7 7 14, 8 9 5 14, 8 और 8 16, और ये माइनस का है, और ये वाली चीज 13 वाली प्लस की है, मतलब छोटा ही आंसर आना चाहिए। ठीक है, 14 में से 8 गए तो 6 बचेगा, 14 में से 7 गए तो 7 बचा। ठीक है, अब यहाँ पर 3 बचा है, 13 में से 6 गए तो 6 6 12, मतलब 7 कुछ आएगा, है ना, इस टाइप का। 7 8 9 10 11 12 13, हाँ 7 बचेगा। अब 5 में से 3 गए तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, मतलब 277.6 समथिंग अपना आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, तो एक बार ये देख लो, यहाँ पर कोई भी डाउट आ रहा है तो आप अभी पूछ लो। हमने किया क्या, एक बार इन शॉर्ट समझाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास 3 इक्वेशन थी, राइट, हमको इसमें से इथाइल अल्कोहल का एंथैल्पी निकालना था। तो अब हम एंथैल्पी कैसे निकालें, ठीक है, उसके लिए आपको इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो हमने सोचा कि अगर मैं इसको इस साइड कर दूं तो उससे क्या फर्क पड़ा कि जो मेरी डेल एच नेगेटिव थी वो डेल एच पॉजिटिव हो गया, और नहीं भी करो तो भी चलेगा, बस हमको इसको अकेला करना है। ठीक है, इसलिए हमने इसको रिवर्स करा ताकि ये वाली चीज आखिरी में मेरी बच जाए अकेले। उसके बाद मैंने दूसरी वाली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करा, 3 का मल्टीप्लाई करा। उसकी वजह, इसका रीजन क्या था, रीजन ये था कि जो इक्वेशन अभी आपने लिखी थी ना, 2C प्लस 2O2, है ना, प्लस 3H2 प्लस इसमें जो भी मल्टीप्लाई करा था 3 3 9/2 O2 का। अब ये जब इक्वेशन, ये जो H2O इधर आएगा तो ये पूरे तरीके से कट हो जाएगा। ठीक है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ जो भी आपके बोल सकते हैं कंपाउंड्स यौगिक है वो सारे यहाँ पर गैसेस हो गई, लिक्विड हो गए, वो सारे कटते जाएंगे। कुछ एक से दो चीजें बचेगी जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, C2H5O को बना सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट में अपना ये बचा हुआ है, किसमें क्या किया था, इसको अपन ने प्लस कर लिया था, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया। तो फाइनल जो आंसर निकलेगा, आप इन तीनों को जोड़ दो, ये प्लस का है ये दोनों माइनस के, तो आंसर 277 पॉइंट समथिंग कुछ निकल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा भी क्लियर हुआ है तो बताओ, क्लियर हुआ है ना, ये लास्ट क्वेश्चन था, है ना। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। देखो आंसर देख लो, 276.6 आया, अपना 277 के लगभग आ रहा था, 277 पॉइंट कुछ आया था। ठीक है, बाकी करना वही था, मल्टीप्लाई ही करना था हमको। ओके, ठीक है, यहाँ तक तो ये हो गए जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे। बेसिकली 4 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो थ्योरी डेलिज का पॉजिटिव नेगेटिव जीरो वाला, एक फाइनल माइनस इनिशियल करने वाला, एक इक्वेशन वाला, और एक ये जो आइडियल गेस वाला जो स्टार्टिंग में अपन ने किया था। ठीक है, एक बार आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा, है ना। मोस्ट प्रोबेबल तो ये कि अगर आपको बहुत ज्यादा टाइम बचाना है तो हो सकता है एग्जाम में यही वाले क्वेश्चन पूछे जहां पर डायरेक्टली एन की वैल्यू 0 हो, तो उसमें आपको इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है,
चलिए क्लियर है यहाँ तक? कोई भी डाउट है आप मेंशन करिएगा, क्योंकि यही सारी चीजें फिर से आपको टेस्ट में भी देखने को मिलेगी और जो टेस्ट में आएगा डेफिनेटली वो चीजें आपके एग्जाम में भी रहेगी। ओके, सो उसके हिसाब से इसको कंसीडर करके चलना कि ये क्वेश्चन या इस टाइप के क्वेश्चन एंथैल्पी का एक क्वेश्चन तो आपका एग्जाम में आ ही रहा है, ठीक है। तो ये समझते हुए आप प्रिपरेशन करना, कोई भी डाउट है तो आप मेंशन कर सकते हैं। बाकी अगली क्लास आपके दिन में 2 बजे होगी, उसे भी आप जरूर से ज्वाइन करें।